और अब विस्तार से खबरें। कश्मीर के बारामूला में ड्रग्स पेडलर के खिलाफ जंग जारी है। बारामूला पुलिस ने जनवरी, फरवरी और मार्च में एनडीपीएस एक्ट के तहत 75 मामले दर्ज किए हैं। 3 महीनों में 113 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और करोड़ों रुपए के प्रतिबंधित सामान भी बरामद किए गए हैं। तो इस तरह से जो ड्रग्स के खिलाफ जो एक संघर्ष है, जो एक मुहिम है, वो लगातार जारी है। और इसी को लेकर ये जो डेटा सामने आ रहा है उसके मुताबिक बारामूला पुलिस ने जनवरी, फरवरी और मार्च में यानी 3 महीनों में एनडीपीएस एक्ट के तहत 75 मामले दर्ज किए हैं। यानी अगर देखा जाए इन तीनों महीनों का एवरेज देखा जाए तो हर महीने 25 मामले, और इस तरह से 3 महीनों में 113 नशा तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है और करोड़ों रुपए के प्रतिबंधित सामान भी बरामद किए गए हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुनीर, ज्यादा जानकारी के साथ सीधे चलते हैं मुनीर के पास। मुनीर, 3 महीनों में 75 मामले दर्ज किए गए हैं और साथ ही साथ कई और इसमें गिरफ्तारियां वगैरह भी हुई होंगी। मेरा सवाल यहां पर यह है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ मतलब एक्शन है किसी घटना के बाद, या जो इसका जो एक सकारात्मक जो पहलू होता है कि अवेयरनेस क्रिएट करना, नशा मुक्ति केंद्र बनाना, डी एडिक्शन सेंटर्स बनाया जाना, अवेयरनेस क्रिएट करना, इसके डी एडिक्शन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, किस तरह के काम हो रहे हैं अब तक? देखिए विशाल, आपने सही बात कही है। जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि जिस तरह पुलिस जो है कार्रवाई में लगे हैं, और जो अभी ये सिर्फ जो आपने आंकड़ा बताया है ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बारामूला का है, और जिसमें सिर्फ 3 महीने में ये सारी चीजें इतने करोड़ों रुपए, जिस तरह 4 करोड़ 75 लाख और 46,000 रुपीज जो है ये बरामद हुआ। ये सिर्फ ड्रग्स को लेकर ये सारी जो मामलात है ये है, और ये बड़ा तशवीशनाक मामला है और लम्हे फिक्रिया है। और इसमें अगर हम देखेंगे पुलिस अपने हिसाब से अपने तौर तरीके से काम कर रही है, और जिस तरह पुलिस को जहां भी उन्हें पता चलता है कि कहीं ड्रग पेडलर्स या जो स्मगलर्स है उनका जो पता चलता है तो वो उस पर कार्रवाई करते हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें पीएसए के तहत पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया जाता है, जेल भेजा जाता है। मगर जो सिचुएशन अब बनी है, जिस तरह हम कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर देखते हैं, वो इंतहाई खतरनाक सूरत हाल बनी हुई है। जिस तरह परसों हमने देखा सोपोर में, जैसा कि एक बंदे ने, ड्रग पेडलर ने अपनी मां का कत्ल किया है, और इसी तरह हम देखते हैं चोरी की वारदातें जो रोनुमा होते हैं, ये सिर्फ इसी वजह से जो ड्रग पेडलर्स जो मामला जो संजीदा बना हुआ है ये इस लिहाज से बड़ा हुआ है। मगर यहाँ पे सवाल ये है कि अगर जो यानी सोसाइटी में, मुआशरे में जो लोग बैठे हैं, या मुख्तलिफ उलमा की अगर हम बात करें, या जो सोशल एक्टिविस्ट की बात करें, उनको सामने आना है, क्योंकि जब तक न इस मामले पे, इस संजीदा मामले पे, इस ये जो लत फैली हुई है इस पे अगर रोकथाम न लगाई जाए, क्योंकि सरकार, जैसे हम देखते हैं सरकार ने भी कदम उठाए हैं, इकदाम उठाए कि हमें नशा मुक्त भारत बनाना है, नशे मुक्त जम्मू कश्मीर बनाना है। इसके लिए रैलियां निकाली जाती हैं, सेमिनार्स किए जाते हैं, और वो सेमिनार्स यहाँ पे ये है कि वो सेमिनार सिर्फ फोटो शूट के लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब इसको ग्राउंड लेवल पे आने की जरूरत है। जिस तरह उलमा है मसाजिद में, इस तरह के ऐसे काउंसलिंग कराने की जरूरत है, ऐसे खुतबात पेश करने की जरूरत है, ताकि मुआशरे में ये लत जो है इससे सुधारा जा सके। और इसी तरह सोसाइटी में जो जिम्मेदार लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल बनी हुई है। अगर हम अब ये आंकड़ा जो है, ये डिटेल जो है सिर्फ जिला बारामूला की है, तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि बाकी अजला जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उसमें भी हर रोज हम देखते हैं ड्रग पेडलर्स पकड़े जाते हैं, इस तरह से स्मगलिंग की जाती है, चाहे उस पार से ये सिलसिला होता है या इस पार रहता है। तो इसमें लगाम कसने की जरूरत है। इसको अगर आज हम इस पे इकदाम नहीं उठाएंगे, हमारी सोसाइटी बेदार नहीं हो जाएंगे, तो आने वाले वक्त में यह खतरनाक सूरत हाल होगा, और इस पे फिर इस पे करना, काबू पा लेना वो इंतहाई मुश्किल होगा। विशाल जी बहुत अहम जानकारी आपने दी है कि ये जो डेटा हमने अभी इस वक्त अपने दर्शकों को बताया, ये डेटा सिर्फ और सिर्फ बारामूला का है। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग तमाम जिले जो है इस तरह से कमोबेश इसी तरह से वो प्रभावित हैं, नशे के असर में हैं। और 2 ही बातें इसको लेकर हैं। एक तो ये है कि जो लोग इसमें पकड़े जा रहे हैं गलत काम करते हुए, नशे के कारोबार से जुड़े हुए, नशे की तस्करी से जुड़े हुए, उनके खिलाफ तो एक्शन होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये कि इसको लेकर अवेयरनेस मुहिम ज़्यादा से ज़्यादा हो, ग्राउंड रियलिटी तक हो, सिर्फ फोटो सेशन तक ना हो, जैसा अभी बात सामने आई है। बहुत शुक्रिया आपका मुनीर इस जानकारी के लिए।
तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक पॉइंट ऑफ कंसर्न बना हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर में, जिस तरह से नशे की लत लग गई है और ड्रग का ये जो काला कारोबार है लगातार तेजी से पैर फैला रहा है। लेकिन जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो सामाजिक संस्थान है, वो भी इसके सद्देबाब के लिए, इसके खात्मे के लिए अपनी कोशिशें कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर है। इस वर्ष श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा लगभग 60 दिनों तक चल सकती है। तीर्थ यात्रा 20 या 27 जून से शुरू होने की उम्मीद है और यात्रा का समापन 30 अगस्त को रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा के साथ हो सकता है। इस संबंध में उपराज्यपाल यानी एलजी मनोज सिन्हा ने कल राजभवन में श्राइन बोर्ड की 44वीं बैठक की अध्यक्षता की और बोर्ड के सदस्यों से वर्ष की यात्रा की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। अधिकारियों के मुताबिक यात्रा शुरू करने के लिए 20 जून और 27 जून का सुझाव दिया गया है। स्थिति में सुधार और पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए यात्रा के लगभग 60 दिनों तक जारी रहने की संभावना जताई गई है। इस साल जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों में अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए 83 डॉक्टर नामित किए गए हैं, ताकि स्थानीय चिकित्सा केंद्रों से यानी मेडिकल सेंटर से ही यात्री प्रमाण पत्र लेकर अग्रिम यात्री पंजीकरण करवा सकें। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रजत ज्यादा जानकारी के साथ। रजत, मैं आपके पास आ रहा हूं। इससे पहले हमारी बात हुई थी तब जब बोर्ड की बैठक शुरू होने वाली थी उपराज्यपाल के साथ राजभवन में, और अब हम ये बात कर रहे हैं कि 20 या 27 जून से इसकी शुरुआत हो सकती है। तो क्या कुछ इस बैठक में सामने आया है और कितनी डिटेल इस बारे में अगले ये जो अमरनाथ जी की यात्रा उसको लेकर चर्चा हुई है? जी बिल्कुल विशाल, जिस तरह से हमने कल ही बात की थी कि एक अहम बैठक जो है वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के भवन यानी कि राजभवन जम्मू में होने वाली है और उसमें 8 सदस्य जो हैं श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के वो सब शामिल होंगे। और उसी तरह की जो प्रस्तावित मीटिंग थी वो हुई, जिसमें सीईओ मनदीप के भंडारी ने जो पूरा खाका है वो तैयार किया था और वो उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सामने रखा कि किस तरह से यात्रा होगी, कहाँ कहाँ किस किस तरह के मार्ग होंगे और क्या कुछ तैयारियां इस बार स्पेशल होंगी। वो सारी बातें जो है वहां कही गई और जो पूरी कमेटी थी, जो 8 सदस्यीय कमेटी, उन्होंने अपने अपने सुझाव इसके सामने रखे। इस 44वीं जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जो बैठक थी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो निकलकर सामने आ रही है, जिस पर की सबकी निगाहें भी बनी हुई थी कि जो डेट है अमरनाथ जी यात्रा की इस बार वो क्या होगी। हालांकि उस पर अभी तक कोई फाइनल डेट जो है वो तय नहीं हो पाई है, पर प्रस्तावित जो है वो ये बताया जा रहा है कि 27 जून यानी कि 1 जुलाई से कुछ दिन पहले 27 जून को ये यात्रा जो है वो शुरू हो सकती है और 63 से लेकर 65 दिन की यात्रा जो है वो हो सकती है। इससे पहले कुछ 2009 में ऐसा हुआ था कि 60 दिन की यात्रा हुई थी और इसके अलावा 55 दिन, इसके 45 दिन से लेकर 55 दिन के बीच में ही यात्रा रहती है। पर इस बार उम्मीद है कि ज्यादा यात्रा होगी, ज्यादा दिन चलेगी, क्योंकि आखिरी जो यात्रा का जत्था है वो 30 अगस्त को, माफ कीजिएगा, वो जो रक्षाबंधन के दिन पर वो दर्शन करेगा और उसके बाद यात्रा जो है वो समाप्त होगी। पर इसमें सबसे बड़ी डिटेल आपके साथ हमारे दर्शकों साझा कर दें कि 3 जून को पहली जो पूजा है वो की जाएगी, जिसमें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और जो अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मेंबर हैं वो भी सारे, और साथ ही साथ जो वरिष्ठ जो पुजारी होते हैं वो भी वहां पर बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने पहुंचते हैं। वहां पूजा अर्चना की जाती है और उसके बाद आगे की तैयारियों का जायजा लेने के बाद यात्रा की शुरुआत जो है वो की जाती है। उम्मीद है जताई जा रही है कि जम्मू से पहला जत्था 25 या 26 जून को जो है वो रवाना होगा और उसके बाद जम्मू से होते हुए उधमपुर के बाद रामबन, उसके बाद अनंतनाग, श्रीनगर, उसके बाद पुलवामा और उसके बाद गांदरबल में होते हुआ बालटाल और जो पहलगाम का रास्ता है वहां से यात्रा जो है उसकी शुरुआत होगी। साफ तौर पर सबसे बड़ी चीज इस मीटिंग में जो डिस्कस हुई है वो ये है कि सबसे पहली चीज, पिछली साल जिस तरह से एक बाढ़ आई थी जिसमें कि 15 लोगों की जान चली गई थी, उसको देखते हुए इस बार स्पेशल तैयारियां की जा रही हैं। माउंटेन रेस्क्यू टीम, इसके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को जो है पूरी तरह से तैनात किया गया है। वहां पर पहले ही उनकी ट्रेनिंग जो है, जिस तरह से हमारे संवाददाता श्याम सुंदर ने भी बताया था, सांबा में उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। इसके अलावा
अलग अलग लेवल पर तैयारी की जा रही है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने भी जो अभी तक की रिपोर्ट है वो साझा की है, और साथ ही साथ सीईओ शाइन बोर्ड मनदीप के भंडारी के साथ मिलकर उन्होंने कुछ और भी पॉइंट्स पर डिस्कशन की है कि क्या कुछ यात्रा में और सुविधाएं यात्रियों को दी जाएंगी। और साथ ही साथ डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस के दिलबाग सिंह वो भी इस मीटिंग में शामिल रहे। सुरक्षा के जायजों भी लिया गया कि क्या कुछ तैयारियां हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से 83 डॉक्टर्स जो हैं जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों में चिन्हित किए गए हैं, वहां से मेडिकल सर्टिफिकेट्स ले पाएंगे। इसके अलावा देश भर की 300 शाखाओं में जो बैंक की शाखाएं हैं वहां पर सभी जो श्रद्धालु जो अमरनाथ जी के दर्शन करना चाहते हैं, बाबा बर्फानी की पूजा अर्चना करने बाबा अमरनाथ जी जाना चाहते हैं, वो 300 पंजीकरण सेंटर से पंजीकरण करवा पाएंगे, जिसकी शुरुआत आज से कुछ दिनों के बाद जो है वो हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक रिव्यू मीटिंग थी, बट उम्मीद है कि एक बार फिर से ये बैठक होगी और उसमें जो यात्रा की जो तिथियां हैं वो भी अनाउंस जो है उसी मीटिंग में की जाएंगी। जी विशाल जी, एक इसमें जरा आपसे और चाहूंगा कि थोड़ा विस्तार बता दें हमारे दर्शकों के लिए कि ये जो प्रमाण पत्र देना है स्वास्थ्य को लेकर, ये अनिवार्य भी है और इसके लिए 83 डॉक्टर्स नामित किए गए हैं। मतलब जो कोई भी यात्री आएगा तो क्या अगर वो जहां से अपनी यात्रा शुरू करता है, अगर वहां से वो मेडिकल फिटनेस लेकर आता है तो क्या वो पेपर जो है वो वैलिड नहीं होगा, बल्कि यहां पर आने के बाद यानी यात्रा के लिए जब वो जम्मू पहुंच जाएगा तब वहां जो डॉक्टर्स हैं उनके जरिए दिया गया जो प्रमाण पत्र है वही वैलिड होगा? जी विशाल, इसमें जिस तरह से पहले से ही गाइडलाइन जारी की जाती है उसमें कहा जाता है कि आप अपने घर से ही जो मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं जो वहां के चीफ मेडिकल ऑफिसर्स होंगे, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स होंगे या हेल्थ ऑफिशियल जो कि सर्टिफाइड होंगे जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार द्वारा, उनके द्वारा, या फिर कई सारे ऐसे लोग हैं क्योंकि यात्रा क्योंकि लोग जो है अगर महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से कोई निकल रहा है तो 2-3 दिन 4 दिन का समय जो है वो उसे श्रीनगर पहुंचने में, गांधरबल पहुंचने में लग सकता है। इसीलिए जम्मू कश्मीर में डॉक्टर्स की टीम जो है वो बिठाई जाती है कि जितने भी लोग बाहर से आए वो यहां पर एक बारी जो है उनका स्वास्थ्य चेक किया जाता है और जो उनके पास स्वास्थ्य सर्टिफिकेट होते हैं उनको यहां पर वेरीफाई किया जाता है। जैसे कि सबसे पहली बात विशाल, यहां ये जानना जरूरी होगा कि हृदय से जुड़ी जिसको भी बीमारी होती है तो उसे यहां पर मना किया जाता है कि यात्रा का जो ट्रैक है वो काफी जो है वो खतरनाक भी होता है। कई जगहों पर ऑक्सीजन की जो है वो भी दिक्कतें उन लोगों को आती हैं। तो खास तौर पर रेस्पिरेटरी से जुड़ी हुई और हृदय से जुड़ी हुई जिनको बीमारी है तो उनको भी यहां पर जो है गाइडलाइंस का फॉलो करना होता है। और साफ तौर पर जिस तरह से पिछले कुछ सालों से लगातार कोविड का भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है तो अमरनाथ जी यात्रा पर भी जो है वो असर ना हो और सभी लोग जो है सुचारू रूप से बिना किसी परेशानी के, बिना किसी स्वास्थ्य परेशानी के वो यात्रा कर पाए, इसलिए ये जो सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी रखा गया है। और अगर 72 घंटे से ज्यादा का समय किसी और स्टेट से वो आते हैं तो इसीलिए वो सर्टिफिकेट जो है जम्मू कश्मीर से लेना इसलिए उनके लिए अनिवार्य हो जाता है। जी विशाल, बहुत शुक्रिया आपका रजत इस जानकारी के लिए। तो ये एक अहम खबर है कि इसमें जो है इस बार जो यात्रा होगी वो करीबन 60 दिनों की होगी। इस बारे में अब पूरी लगभग इसको लेकर के समझा जा सकता है कि ये बिल्कुल पक्की बात है। दूसरी बात यह है कि जो 44वीं बैठक हुई उसकी अध्यक्षता में खुद वहाँ उपराज्यपाल मौजूद थे और इस पर अधिकारियों के मुताबिक यात्रा शुरू करने के लिए 20 जून और 27 जून का सुझाव दिया गया है। जैसा अभी हमें संवाददाता रजत बता रहे थे कि 27 जून से ऐसा अपेक्षित है कि ये शुरू हो सकता है। प्रिय एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 5 का पंच। शहरी विभाग ने शिमला नगर निगम चुनाव का रोस्टर जारी कर दिया है। 34 में से 14 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, वहीं 3 वार्ड अनुसूचित जाति और 3 वार्ड अनुसूचित जनजाति के लिए जाति के महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। नगर निगम के सिर्फ 14 वार्ड अनारक्षित हैं। नगर निगम के सिर्फ 14 वार्ड अनारक्षित हैं, जिसका रोस्टर हो चुका है और जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। एक बार फिर आपको बता दें, इस वक्त की ये एक अहम खबर है। हम हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि शहरी विभाग ने शिमला नगर निगम चुनाव का रोस्टर जारी कर दिया है। 34 में से 14 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। 34 में से 14 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित यानी कि 1/3 से ज्यादा, और वहीं 3 वार्ड अनुसूचित जाति और 3 वार्ड अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।
नगर निगम के सिर्फ 14 वार्ड अनारक्षित हैं, यानी 34 में से सिर्फ 14 ऐसे वार्ड हैं जो जिन पे कोई किसी तरह कोई रिजर्वेशन नहीं है, वहां कोई भी चुनाव लड़ सकता है। नगर निगम के 34 में से 14 वार्ड अनारक्षित हैं, जिसका रोस्टर हो चुका है और जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया जाएगा। और हमारे संवाददाता रणवीर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, ये जो रोस्टर जारी होने की बात सामने आ रही है और 34 वार्ड में कितना किसे आरक्षण है, ये तो एक अच्छी बात है। जो लोग भी इस दिन का इंतजार कर रहे होंगे या इस सूचना का, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो कुछ इसमें अभी हम अपने दर्शकों को बता पाए हैं, ये पिछले बार से कितना अलग है? जी हाँ, देखिए, जैसा जो है प्रावधान किया गया है कि जो 50% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, उसमें हमने देखा कि 14 वार्ड जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और 3 वार्ड जो है अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित यहाँ पर किए गए हैं। देखिए, नगर निगम शिमला के चुनाव जो है जो पिछले साल होने थे, लेकिन जो डिलिमिटेशन हुआ, फिर अदालत में मामला गया, उसी के चलते जो है ये प्रक्रिया लटकी रही। अब जब कोर्ट में जब मामला खत्म हुआ तो इसके बाद अब ये जो है अब ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसको ये माना जा सकता है कि अब जो काउंटडाउन है इसका चुनावों का वो शुरू हो गया है, क्योंकि 6 अप्रैल को मतदाता सूची जारी होनी है, अंतिम मतदाता सूची जो है वो जारी होनी है। उसके बाद जो है कभी भी चुनावों का ऐलान किया जा सकता है। देखिए, जो नियम है, जो मिनिमम 18 दिन पहले घोषणा करनी होती है, मैक्सिमम जिसमें 1 महीने का समय जो है दिया जाता है, तो ये मानकर चलिए कि शायद अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में या फिर मई माह के पहले सप्ताह में चुनाव संभव है। तो ये रोस्टर यहाँ पर जारी किया गया है। हालांकि इसको लेकर पहले जो टेंटेटिव जो रोस्टर जारी किया गया था, ये जो रोस्टर है, ये जो जिला उपायुक्त है उनकी रिकमेंडेशन के बाद इसको शहरी विकास विभाग ने इसको जारी किया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम चुनावों के लिहाज से देखिए तो एज जो है कांग्रेस को नजर आता है, क्योंकि राज्य में कांग्रेस की सरकार है। नगर निगम शिमला में इससे पहले भाजपा काबिज थी, लेकिन अब जब चुनाव ये पिछला 2022 का संपन्न हुआ है, जो शिमला शहर में वो विधायक भी कांग्रेस का है और इसके साथ लगती जो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, चाहे वो कसुम्पटी है चाहे वो शिमला ग्रामीण है, दोनों में जो है मंत्री हैं। तो अब इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि अब ये अंतिम रोस्टर यहाँ पर जारी हुआ है, इसके बाद किस तरह से हमने पिछले कल देखा था कि भाजपा किस तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। हालांकि कांग्रेस ने भी काफी बैठकें नगर निगम शिमला के चुनावों को लेकर किया है। तो कुल मिलाकर तैयारियां यहाँ पर जोरों से है और अब ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही दिनों के भीतर नगर निगम शिमला के चुनावों का ऐलान होगा और 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले ये एकमात्र चुनाव है जो हिमाचल प्रदेश में होना है, नगर निगम शिमला में होना है। जी बस यही सवाल लेकर मैं आपके पास आना चाह रहा था, जो आपने आखिर में बताया कि 2014 के चुनाव से पहले एक चुनाव, और चूंकि हिमाचल प्रदेश में बेशक बीजेपी जो है इस वक्त पिछला जो असेंबली चुनाव है वो जीत नहीं पाई, लेकिन वोट उसे अच्छा खासा मिला है, बहुत कम का फासला रह गया है सत्ता में कौन है और कौन सत्ता में नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है कि जैसा आपने शुरू में बताया कि ये कांग्रेस के लिए थोड़ा आसान लग रहा है जीतना, लेकिन ये भी है कि कांग्रेस अगर कहीं कांग्रेसी जो है वो कॉम्प्लासेंट हो जाते हैं तो बीजेपी इसके लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाएगी, क्योंकि 2024 से पहले उसे एक ट्रेंड सेट करना है कि जी माहौल हमारे फेवर में है। जी हाँ, भाजपा के पास मौका जरूर है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, यहाँ नगर निगम शिमला की बात करें तो यहाँ पर पानी जो है महंगा हो गया है जब सुखू सरकार ने सत्ता संभाली। कूड़े के बिल जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। अब पिछले कल देखिए आप किस तरह से बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई। तो एक जनहित के मुद्दे तो यहाँ पर भाजपा के पास है ही। देखना होगा कि कितना इन मुद्दों को बुलाती है। लेकिन शिमला शहर का चुनाव थोड़ा अलग रहता है कि शहर का इलाका है,
शिमला शहर वैसे भी राजधानी है, प्रदेश भर के जो लोग हैं वो यहाँ पर सालों से रह रहे हैं। अगर हम कर्मचारी वर्ग की बात करें, उनकी संख्या ज्यादा है, तो देखना होगा कि कौन कौन से मुद्दे यहाँ पर प्रभावित करते हैं। लेकिन जो एज की बात है, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के पास है। जिस वोट के गणित का आपने जो अभी जिक्र किया कि मार्जिन बेहद कम है, जी हाँ, मार्जिन बेहद कम है, ये हो सकता है। लेकिन भाजपा जिस तरह से प्रचारित कर रही है कि जो वोटिंग परसेंटेज था 2022 के चुनावों का, वो बेहद कम है। लेकिन यहाँ ये भी देखना होगा कि जो उससे पहले 2017 में चुनाव हुआ था, भाजपा के उनके पास करीब 48% से ज्यादा जो वोट परसेंटेज था वो भाजपा के पास था, जो गिरकर 43% के आसपास पहुंचा, तो वो वोट शेयर जो है घटा है। लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि नगर निगम शिमला का चुनाव है। तो रणवीर, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, फिर शिमला नगर निगम चुनाव में अगर हम मुद्दे जानना चाहें तो वो कौन से हो सकते हैं, ऐसे 3 बड़े मुद्दे जिनके इर्द गिर्द वोटिंग होगी? जी हाँ, देखिए, शिमला शहर में तो बेसिक ये है, शिमला शहर सालों से 2-3 चीजों से बहुत बुरी तरह से जूझ रहा है। 24 घंटे यहाँ पर पानी नहीं मिलता, हालांकि स्कीमें बन रही है। पानी का मुद्दा है, यहाँ पार्किंग एक बड़ी समस्या है, यातायात बहुत बड़ी समस्या है, हेल्थ फैसिलिटीज जरूर है, लेकिन आम लोगों को जो है आवाजाही में बहुत ज्यादा दिक्कतें रहती हैं। और कुछ एक ऐसा हिस्सा भी है, अगर हम टैक्सीज की बात करें, अलग अलग टैक्सीज की बात करें, तो एक आंकड़े का जिक्र हम करें, कुछ साल पहले ये आंकड़ा आया था कि ये नगर निगम शिमला एक इकलौता ऐसा नगर निगम शिमला है जहां पर टैक्सीज देश में सबसे ज्यादा है। अगर हम पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अगर हम बात करें नगर निगमों की देश के, तो यहाँ पर टैक्सीज, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर ले, तो ये एक मुद्दा यहाँ पर रह सकता है। लेकिन जो मूलभूत जो समस्या है वो यहाँ पर यही है, ट्रैफिक की है, ट्रांसपोर्टेशन की है, और यहाँ पर पीने के पानी का मुद्दा है। और जाहिर सी बात है, शिमला बहुत महंगा शहर है, और महंगाई तो एक मुद्दा इसमें जुड़ी गया है कि जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया, पानी की दरें महंगी हो गई हैं, कूड़े के चार्जेस आपने ज्यादा बढ़ा दिया, बिजली भी महंगी हो गई है। तो कुल मिलाकर अब देखना ये होगा कि क्या सुकू सरकार अपनी लोकप्रियता या अपना जो कमिटमेंट है उनका व्यवस्था परिवर्तन का, उसकी तरफ भरोसा लोगों का जुड़ता है, या फिर विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है वो कारगर होते हैं शिमला नगर निगम के चुनाव में। बहुत शुक्रिया आपका रणवीर, तमाम जानकारी को। इसी के साथ दर्शकों से हम यहाँ पर इजाजत लेना चाहेंगे। 5 के 5 फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।